एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 है स्पोर्टिंग इवेंट्स के बारे में, यानी कि जैसे हम आईपीएल देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, फीफा देखते हैं, ये सब चीज़ें, ये सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पहले डिसाइड किया जाता है कि क्या 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 स्ट्रैटेजी है, हमें क्या क्या सोचा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, और उस डायरेक्शन में सारे कामों को करा जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के में अंदर क्या होता है कि सारे जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो कोई फिज़िकल रिसोर्स हो या फिर कोई ह्यूमन रिसोर्स हो, उन सबको इकट्ठा करा जाता है और फिर हर एक पर्सन को उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है ताकि वो पर्सन अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल करके जो है क्या कर सके, आगे जो है स्पोर्टिंग इवेंट को अच्छे से करवा सके। ठीक है, और उसकी प्लानिंग कर सके, इवेंट प्लान कर सके। फिर स्टाफिंग मतलब कि जो लोग जिस फील्ड के लिए रिक्वायर है, अगर कोई पर्सन ग्राउंड और इक्विपमेंट के काम के लिए रिक्वायर्ड है, कोई पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड है, कोई पर्सन रिफ़्रेशमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, कोई पर्सन जो है फाइनेंस संभालने के लिए रिक्वायर्ड है। तो जो जो पर्सन जिस जिस फील्ड के लिए बना है, जो जो एक्सपर्टीज़ के लिए बना है, उस पर्सन को उधर ही जो है एम्प्लॉय करना, उधर ही उसकी पोजीशन को डिसाइड करना, उसे हम स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, और इवेंट और अच्छा होगा अगर हम राइट पीपल को राइट पोजीशंस पे रखेंगे। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम जितने भी इंडिविजुअल्स जो जो इवेंट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो है काम ले रहे हैं, उन सबको उन सबको एक डायरेक्शन दिखाना कि हमें किस डायरेक्शन में, जैसे एक लीडर है, हमें एक लीडर चाहिए होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमें डायरेक्ट कर सके, जो हमें बता सके कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, हमें इसको नहीं, इसको हमें ऐसा करना चाहिए। तो लोगों को एडवाइस देना, इंस्ट्रक्ट करना और डायरेक्शन बताना। ठीक है, ये सारे काम को हम डायरेक्टिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग मतलब कि एक ऐसा पर्सन भी होना चाहिए जिसके पास अथॉरिटी और पावर हो कि अगर कोई पर्सन जो है मिस्टेक कर रहा हो तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको समझाना। और उसके बाद हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कमेटी, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर नज़र बना के रखना कि वो अपना परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, क्या वो ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, अब कमेटीज़ तो जितनी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कमेटीज़ होती है। ठीक है, मतलब कि कमेटी बिठाई जाती है अलग अलग कामों के लिए। जैसे पब्लिसिटी कमेटी हो गई, एडवर्टीजमेंट के लिए, मीडिया कवरेज के लिए, बताने के लिए कि डेट टाइम वेन्यू कब होगा उस इवेंट का। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी जो है वो बताएगी कि भैया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, मतलब कि जितने भी प्लेयर्स और ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, एक जगह दूसरी जगह। फिर उसके बाद डेकोरेशन सेरेमनी है, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी के जितने भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है गेम के अंदर, है ना, ग्राउंड के अंदर जितनी भी क्लीनिंग है, बारिश आ गई तो कवर लग जाते हैं, है ना, तो उन सबको संभालने का काम ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी का है। फिर कमेटी ऑफ ऑफिशियल के जितने भी एम्पायर्स, रेफरी और इंपॉर्टेंट पीपल रहते हैं उनको कलेक्ट करने का काम कमेटी फॉर ऑफिशियल करती है। अनाउंसमेंट कमेटी वो कमेटी है जैसे कमेंटेटर्स हो गए, ठीक है, जो मैच के बारे में कवरेज देते रहते हैं, बताते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं बीच बीच में। फर्स्ट एड कमेटी वो कमेटी हो गई जो अगर कोई गेम के समय कोई प्लेयर जो है इंजरी हो गई, कोई स्मॉल यू नो मिसहैप हो गया, फिर स्मॉल कोई मेडिकल टेंशन हो गई, ठीक है, उसको उसी वक्त, उसी इंस्टेंट पे उस इंजरी को ख़त्म करना या फिर उसको थोड़ा हील करना या फिर उस प्लेयर को थोड़ा सा कंफर्ट देना, उसका फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है। हेल्थ पर ध्यान रखना। फाइनेंशियल कमेटी की जो भी स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है उसका जो फाइनेंस का सारा कंट्रोल है कि कितना पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, नहीं आ रहा, ब्रॉडकास्टर के साथ जो इश्यूज़ है वो सब कौन डिस्कस करता है, फाइनेंशियल कमेटी। और फिर रिफ्रेशमेंट और इंटरटेनमेंट तो आपको समझ में आ गया। इनमें से आपको कोई 5 याद करना है। ठीक है, अब इन ठीक है, अब इन कमिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैच से पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप यहाँ भी देखोगे आपको भी चल जाएगा। मैच से पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया लोगों को बताना कि मैच होने वाला है, इधर होगा, अब होगा। ठीक है, जितने भी प्लेयर्स ऑफिशियल्स हैं उनको उस वेन्यू पे लेकर आना, ग्राउंड को, और जहाँ पे भी सेरेमनी हो रही है वहाँ पे उसको डेकोरेट करना। ठीक है, ग्राउंड को क्लीन करना, सारे इक्विपमेंट्स को रेडी रखना। ठीक है, सारे एम्पायर्स, रेफरी जैसे इंपॉर्टेंट लोगों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर ड्यूरिंग, यानी कि जब मैच चल रहा होगा तब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि सारी रिफ़्रेशमेंट्स तैयार है या नहीं, लोगों का एंटरटेनमेंट करना जो वहाँ पे देखना है। ठीक है, और उसके अलावा फर्स्ट एड कमेटी की भैया सारे मेडिकल, अगर कोई इशू हो गया तो उसी वक्त जो है आप रेडी होने चाहिए उसी इंस्टेंट पे उसका ध्यान रखने के लिए। ठीक है, उस इशू का। मैच के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितने भी रिकॉर्ड्स मैच में सेट हुए उनको लोगों तक पहुंचाना। मैच के बाद जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ है उससे रिलेटेड उससे लोगों तक पहुंचाना।
ठीक है। उसके अलावा जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको उनकी सैलरी देना, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट होता है, इसमें अगर 2 लोगों के बीच में मैच होता है तो उसमें से अगर कोई जीत गया तो वो जो हार गया वो हमेशा के लिए बाहर चला गया, और जीत गया वो आगे बढ़ जाएगा, और ऐसे-ऐसे करते-करते जो लोग जीतते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे, जो हारते रहेंगे वो बस निकल जाएंगे, वो उन्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि ऐसा सिस्टम होता है, जैसे अगर 4 प्लेयर खेल रहे हैं, 4 टीम है, तो पहली टीम जो है 1, 2, 3 इन तीनों के साथ करेगी, दूसरी टीम इन दोनों के साथ करेगी, और तीसरी टीम इसके साथ करेंगी। टोटल 6 मैच हो गए, यानी कि हर एक टीम जो है वो 6 लोगों से लड़ रही है। जो सेकंड टीम है वो भी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ से लड़ रही है, जो थर्ड टीम है वो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ से लड़ रही है। तो लीग टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे हर एक टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर वो एक मैच हार भी गए तो फिर वो आगे कम बैक कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब कि आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। पहले आपने क्या किया, सारे टीम्स को अरेंज कर लिया, फिर इनके अंदर नॉकआउट करवा दिया, हटवा दिए सारे, और जो जीते उनका आपस में करवा दिया, लीग करवा दिया पॉइंट सिस्टम के हिसाब से, जैसे आईपीएल में होता है, और ऐसे ही चारों में होगा, ठीक है। इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो विद इन द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे कि अगर इंटर हाउस कंपटीशन होगा, आपके स्कूल में हाउसेज है, जैसे मेरे स्कूल में हाउसेज है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब, ठीक है। तो इनके बीच में अगर खो खो का मैच हो रहा है, कबड्डी मैच हो रहा है, तो ये विद इन द वॉल्स, यानी कि उसी स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो उसी स्कूल की दीवारों के अंदर जो है वो एक्टिविटी खेल रहे हैं, तो वो इंट्रामुरल एक्टिविटी हो गई। वहीं पर अगर दूसरे स्कूल से बच्चे आ रहे होते हैं हमारे स्कूल से खो खो खेलने, तो वो एक्स्ट्रा मुरल हो जाता है उनके लिए, बिकॉज उनके स्कूल के बच्चे किसी और दीवार पे जाकर खेल रहे हैं। सो व्हेन, तो यही डेफिनेशन है। इंट्रा मीन्स विद इन द वॉल्स, ठीक है। इंट्रा मुरल मतलब कि विद इन द वॉल्स द टीम कम्पीट्स विद इन द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यानी कि जो टीम है वो, जो स्कूल की टीम है या फिर कोई भी टीम है, मैं स्कूल में एग्जाम्पल है, कोई भी टीम है वो अपने ही इंस्टीट्यूशन के वॉल के अंदर विद इन द वॉल्स ऑफ इट्स ओन इंस्टीट्यूशन वो टीम जो है खेल रही है, तो वो उसके लिए इंट्रामुरल हो गया। अब इंट्रामुरल के सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, इंट्रामुरल करना क्यों है, हाँ, मतलब बच्चों को अपने स्कूल के अंदर खिलाना ही क्यों है, इसलिए खिलाना है ताकि क्या हो जाए, ताकि उनके अंदर अगर कोई हिडन टैलेंट है उनके अंदर, जो पहचान नहीं पा रहे वो बाहर आ जाए, उनके अंदर की जो सोशल इंटरेक्शंस है वो बढ़े, वो दूसरों के साथ बातें करें, कम्युनिकेशन करें, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में इम्प्रूवमेंट हो। उसके साथ साथ क्या हो सकता है कि हाँ, उनको रिक्रिएशन मिल जाए, वो स्कूल में रोज़ पढ़ते रहते हैं, अगर एक पीटी पीरियड भी हो गया बीच में, तो इससे क्या होगा कि वो आपस में फ्रेंड्स बन जाएंगे, खेलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, थोड़ी मोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा, उनका भी रिक्रिएशन हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। एक्स्ट्रा मुरल मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे स्कूल की टीम अगर किसी और स्कूल में जाके खेल रही है, तो हमारी टीम जो है दे आर प्लेइंग आउटसाइड द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा मुरल होगा। वैसे क्या ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मुरल की ज़रूरत इसलिए बिकॉज अगर हम अपने स्कूल की दीवारों के अंदर खेलेंगे तो हम, ठीक है, हम आपस में खेलेंगे, हम उनके साथ खेलते जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है, तो उनके साथ फ्रेंडली रहेंगे, उनसे बातें करेंगे, हंसेंगे, ठीक है, रिक्रिएट हो जाएंगे हम पढ़ाई करने के बाद, ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक है। बट जब हम नए लोगों के साथ खेलते हैं तो हमें नई स्किल सीखने को मिलती है, हमें नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, और हमारे अंदर नए नए, हमें दुनिया के बारे में भी चलता है कि बाहर कैसे लोग खेलते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है गेम के बारे में और ज़्यादा, और हमारे अंदर सोशल स्किल जैसे कोऑपरेशन, सिंपलिसिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सिंपैथी, ये सब चीज़ें हमारे अंदर रिकॉर्ड डेवलप होने लग जाती है। स्पोर्ट्स डे क्या होता है, स्पोर्ट्स डे बेसिकली एक इवेंट होता है जो हर साल स्कूल में एनुअली कराया जाता है, जिसमें बच्चों को एक रिक्रिएशन दिया जाता है फ्रॉम स्टडीज़, ठीक है, और वो उन्हें जो है अट्रैक्ट करा जाता है टूवर्ड्स द फिज़िकल एक्टिविटीज़, ठीक है। इससे क्या होता है, उनकी मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी होती है, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो उनको एक रिक्रिएशन मिल जाता है पढ़ाई से, ठीक है। और इसका बिग एडवांटेज ये है कि स्पोर्ट्स डे के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इससे वो मोटिवेट हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, वो पढ़ने में और ज़्यादा फोकस हो पाते हैं, ठीक है। हेल्थ रन बेसिकली क्या है, ये कंपटीशन नहीं है, इसके अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो दौड़ते हैं, रन करते हैं, ठीक है, मैराथन करते हैं, और ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है ये इस एम से नहीं किया जाता कि लोगों को दौड़ाना है, प्राइज़ देना है, जिताना है, कंपटीशन, ऐसा नहीं है। इसका मेन पर्पस ये है कि हमें जो है पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलानी है कि हेल्थ के बारे में हमें क्या बनानी है, अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन एम ये नहीं कि हमें किसी को जिताना है, कंपटीशन करना है, हाँ, मैराथन हो रही है, लेकिन इसका मेन एम क्या है कि हमें दुनिया को बताना है कि हेल्थ अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर रन फॉर फन, ये भी
हेल्थ रन की तरह, बस में ये फ़र्क ये है कि इसमें जो है ये बेसिकली ये जो रेस होती है रन फॉर फन, ये भी हेल्थ रन की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी हेल्थ मैराथन होती है, रन मैराथन होती है, इसमें भी अवेयरनेस फैलाई जाती है हेल्थ के बारे में। बस इसमें एक फ़र्क और है कि इसमें जो है फ़ंड्स भी कलेक्ट करे जाते हैं। फ़ंड्स कलेक्ट करे जाते हैं मतलब कि जो लोग जो है ना थोड़े से पीड़ित होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई फ्लड आ गया, कोई डिजीज़ फैल गई, तो उससे काफ़ी लोग मास स्केल में जो इन्फेक्टेड हो गए, पीड़ित है, डैमेज है, तो उन लोगों के लिए फ़ंड्स कलेक्ट करने का यू नो इसका मेन एम होता है। अगेन इसका भी मेन एम कॉम्पिटिशन है। रन फॉर इसका भी वही है कि मैराथन करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं। इसका मेन एम कॉम्पिटिशन नहीं है, जिताना नहीं, बल्कि इसका मेन एम क्या है कि हमें फ़ंड्स कलेक्ट करने हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, ठीक है। और अगेन ये भी अवेयरनेस फैला रहा है कि भैया फ्लेक्सिबल रहो, फिजिकल फिटनेस रहो, ठीक है। फिर रन फॉर यूनिटी, ये बेसिकली इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये भी एक तरह की मैराथन होती है जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती है। और इसका मेन एम कॉम्पिटिशन नहीं होता, इसका मेन एम ये होता है लोगों को बताना कि सारे रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड ये सब मायने नहीं रखते। बेसिकली इस रेस में क्या होता है रन फॉर यूनिटी में कि सारे रिलीजन, कास्ट के लोग जो है आपस में जो है दौड़ते हैं, रन करते हैं, मैराथन करते हैं, और ये मैसेज जाता है पूरे देश को कि हमें जो है यूनाइटेड रहना चाहिए। हम डाइवर्स कंट्री, लेकिन हमें क्या रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजन या फिर किसी की भी बेसिस पे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं इसमें भी, ठीक है, कि हेल्थ के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या क्या गाइडलाइन सेट करे हर एक एज के लिए। हर एक एज की मोटर एक्टिविटी करने की एबिलिटी अलग होती है, तो हर एक एज के लिए हेल्थ के मतलब भी अलग हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा 1 साल से छोटा है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे उसको कि भैया स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल फ़ोन देखना ही नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत उसे फ्लोर बेस्ड एक्टिविटी की, फ्लोर पे, बिकॉज वो चल तो सकते हैं, नहीं तो उसे फ्लोर पे वो थोड़ा क्रॉल करते करते थोड़ा खेल लेगा, ठीक है। और उसे अगेन फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना और उसे सुलाना है। ऑफ कोर्स ये बच्चे, एक बहुत ही छोटा बच्चा 1 साल का छोटा, तो वो ऑफ कोर्स ये बात है 12-13 घंटा तो सोएगा ही सोएगा। अगर कोई 1-2 साल का बच्चा है अगेन वो भी 12-14 घंटा सोएगा ही, है ना। और सेम ही है, इसमें भी फ़ोन नहीं दिखाना है, इसमें भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी है। इसमें आपको कम से कम यहाँ पे 180 मिनट दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 घंटे उस 1 से 2 साल के बच्चे को लगाना है। इसका मतलब ये है कि आपको उससे कुछ भी बॉडी मूवमेंट करवानी है। बाकी टाइम वो सोएगा, 12 से 14 घंटा वो सो रहा है, तो कम से कम 3 घंटा वो क्या करे, थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट करे, सिर्फ बॉडी मूवमेंट थोड़ी बहुत, ठीक है। बाकी फ़ोन नहीं देखना। 3 से 4 साल के बच्चों को क्या करना है, अगेन उन्हें भी क्या देखना है, मोबाइल फ़ोन नहीं देखना। उनको बेसिकली स्टोरी टेलिंग में और रीडिंग बुक में, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पेरेंट्स जो ज़्यादा इंकरेज करें, उनके साथ खेले, इन्वॉल्व हुए, उन्हें भी 10 से 12, 13, 14 घंटा जो भी है उतना वो सोए, ठीक है। इनको भी थोड़ा बहुत जितना भी फिज़िकल मूवमेंट है वो करते रहे 180 मिनट तक। अब यहाँ से कहानी होती है, जो 5 से 17 साल के लोग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, टीनेज आप कह सकते हो, टीनेज आ जाता है, तो उनको मॉडरेट से विगरस, यानी कि यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे फ़िल्टर लगा रखा है। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी है तो आप मॉडरेट कर लो, ठीक है। सॉरी, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन जो है थोड़ी फ्रैगमेंट है तो थोड़ा मॉडरेट कर लो। जैसे 5 साल का, 6 साल का बच्चा है वो मॉडरेट ही करेगा। बट अगर कोई 17-16 साल का बच्चा है और अच्छा खासा थोड़ा बहुत जिम विम जाता है, तो भैया वो तो विगरस ही करेगा। तो ये 5 से 17 साल में ये जो है एक फ़िल्टर डल जाता है। अच्छा, अब कितनी देर तक करनी चाहिए? वो कहता है कि हर दिन हमें कम से कम 1 घंटा करनी चाहिए मिनिमम हमें एक दिन में 1 घंटा। अगर 5 से 17 साल का कोई देख रहा है तो मिनिमम एक दिन में आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी है। या फिर आप चाहो तो ब्रेक कर लो कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटे शाम, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और कैसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हो, जंपिंग करो, रनिंग करो, मैराथन करो, जॉगिंग करो, और क्या करो, फुटबॉल खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है। स्कूल में इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों पे। अगर अच्छा, इससे बेनिफिट्स क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा, आपके बोन्स और जॉइंट्स अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये सब थोड़ा कम होगा, आप ज़्यादा फ्रेंड्स बना पाओगे, सोशल कम्युनिकेशन कर पाओगे, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और अच्छा, शुरू से आपके अंदर एजुकेशन बैठ जाएगी कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई 18 से 64 अगेन फ़िल्टर लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द एज मॉडरेट से विगरस कर सकते हो। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, इसके अंदर आपको उन टाइप की एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है जो एरोबिक हो, जिसमें आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा लगता हो।
उसके अंदर आप कैसे टाइप्स ऑफ एक्टिविटी कर रहे थे, एरोबिक, इसमें भी आप एरोबिक कर रहे थे, लेकिन आप इसमें बेसिक कर रहे थे, जैसे रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया। इसके अंदर आपको करना है, इसमें भी एरोबिक करना है, मतलब कि इसमें भी आपको वो एक्टिविटीज़ करनी है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, बट इसके अंदर आपको मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये वाली थोड़ी ज़्यादा करनी है। वेट लिफ्टिंग करो, ठीक है, और लॉन्ग जंप करो, हाइट जंप करो, बहुत स्पोर्ट्स खेलो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब चीज़ें, ठीक है। और आपको अच्छा इसमें आपको कितनी देर तक करना है, वो कहता है कि इसमें आपको 1 वीक का दे रखा है। वो कहता है अगर आप मॉडरेट करने वाले हो, अगर आपने मॉडरेट वाला फ़िल्टर चुना है तो आपको करो 150 से 300 मिनट एक हफ्ते में करो एक्सरसाइज। अगर आपने विगरस वाला फ़िल्टर चुना है तो आप 75 से 150 मिनट्स करो एक हफ्ते, ठीक है। वही सेम चीज़ है। तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ करने से मस्कुलर ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अगेन इसका भी सेम ही है, बेनिफिट है और अगेन सेम है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई सीनियर सिटीजन से किसी वजह से ऊपर, तो अगेन क्या कर सकते हो वो, तो इनका भी ये सेम ही रहता है। और अच्छा, इनके अब जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनका आप देखोगे उनका बॉडी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ने लग जाता है, ठीक है, बिकॉज उनको अभी हम काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ पढ़ेंगे आगे, तो उनके बॉडी के बैलेंस को संभालने के लिए भी हम उन्हें एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मसल स्ट्रेंथनिंग, ऑफ कोर्स जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे मसल्स भी जो है डाइल्यूट होने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उनकी मसल जो है थोड़ी रिकवर रहे। ऑफ कोर्स बात है, वो विगरस नहीं कर सकते, बट इतनी तो कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मसल जो है वो थोड़े से रिकवर करे, टीयर ना हो टिश्यूज़, ठीक है। थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं मसल रिलेटेड, और बैंड रिलेटेड तो करनी है। 3 बार करने का एक हफ्ते में, या फिर 3 से ज़्यादा बार भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप 2 से 3 बार करोगे तो चलेगा, बिकॉज ज़्यादा मसल को हम स्ट्रेस नहीं दे सकते इस एज में, ठीक है। बेनिफिट सारे सेम है। अच्छा, इसमें आप डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, यहाँ पे काफ़ी खतरा होता है, जैसे डायबिटीज़ का, कैंसर का और ओबेसिटी का, इसका क्रॉनिक डिसीज़ का, तो इससे थोड़ा कम हो जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो गार्डनिंग में ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत बाहर वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं पार्क में, तो वो सब चीज़ें वो कर सकते हैं। अब हम जल्दी जल्दी डिफॉर्मिटीज़ करेंगे। डिफॉर्मिटी पहला स्पाइनल कर्वेचर। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर थोड़े डिफॉर्मिटी आती है। अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है थोड़ी बहुत ऐसे हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्कोरियोसिस, क्या कहते थे, सॉरी, काइफोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। अगर ऐसी हो जाए तो इसे लॉर्डोसिस बोलते हैं, और अगर ऐसी हो जाए तो इसे हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। काइफोसिस, देखो ये तीनों जो काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस है, ये तीनों ही स्पाइन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये इसमें लिखा नहीं हुआ, रुक जाओ। तो बेसिकली काइफोसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो फॉरवर्ड की तरफ वो जो है इनवर्ड बेंड हो जाती है, इनवर्ड की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम ऐसे पिलो रख सकते हैं अपने नेक के नीचे, ठीक है। हम ऐसे वॉल बार के अलॉन्ग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है, सॉरी, काइफोसिस के अंदर आउटवर्ड कर्वेचर होता है, और लॉर्डोसिस के अंदर क्या होता है, इनवर्ड कर्वेचर होता है। स्पाइन का याद रख लो, काइफोसिस के अंदर आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है, और लॉर्डोसिस के अंदर इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है, ठीक है। और काइफोसिस के अंदर आप और क्या पॉइंट लिखोगे, इसके आगे आप ये लिख सकते हो कि कैसे होता है, तो इसमें आपने न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लिया, एक्सरसाइज अच्छी नहीं ली, डेफनेस की प्रॉब्लम है, लाइट की एब्सेंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। फिर आप शोल्डर पे बहुत ज़्यादा वेट लेके चलते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, आप नेक के नीचे पिलो रख सकते हो, या फिर वॉल के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉल बार एक्सरसाइज कहते हैं इसे। लॉर्डोसिस के अंदर इन्वर्ट कर्वेचर होता है स्पाइन का, स्पाइन अंदर की तरफ झुक जाता है ऐसे, ठीक है। और इसके कॉजेज़ क्या है, तो अगेन इसके भी कॉजेज़ वही कि आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले रहे हो, ओबेसिटी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, और एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो, आप शोल्डर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, वही सब, इसका भी वही सब है कि आप अच्छा आपने कोई गलत एक्सरसाइज कर ली, इनअप्रोप्रिएट पोस्चर बना लिया, उससे भी हो सकता है, ठीक है। करेक्ट कैसे कर सकते हो, उसे सिटअप्स कर सकते हो, उसके अलावा पश्चिमोत्तासन कर सकते हो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम लेग रेज बाय 90 डिग्री, ये भी एक आसन होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लाइंग सुपाइन, ये ठीक है। मेन इसमें याद रख लो कि सिटअप कर सकते हैं और पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, ठीक है, ये दो याद रख लो, सिटअप और पश्चिमोत्तासन। उसके अंदर क्या करना था, वॉल बार और नेक के अंदर पिलो रखना है। कॉजेज दोनों के लगभग सेम है। स्कॉलियोसिस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्पाइनल कर्वेचर है वो राइट से लेफ्ट चली जाती है, ठीक है, और एक एस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। जब आपका स्पाइनल कर्वेचर का एस शेप स्ट्रक्चर बन जाता है उसे हम स्कॉलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। कैसे होता है कि हम क्या कोई इनअप्रोप्रिएट पोस्चर में लेट गए, सो गए, या फिर हम
क्या कहते हैं, हम एक अपने शोल्डर के सिर्फ एक ही शोल्डर के ऊपर हमने वज़न इतना डाल दिया कि एक ही तरफ से हमारी स्पाइन जो है पूरी तरह से झुक गई। ठीक है, हमने कोई गलत एक्सरसाइज कर ली, गलत पोस्चर बना लिया, सोते टाइम कोई प्रॉब्लम हो गई, वही सब चीज़ें। अब इसको कर कह सकते हैं, उसमें हम सेटअप करते थे, इसमें हम पुलअप करेंगे। और इसमें कह सकते हैं बेंडिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन डिफॉर्मिटी, मतलब कि जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करना। इससे क्या होगा कि उस डिफॉर्मिटी के ऊपर प्रेशर बनेगा तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नॉक नीज के अंदर क्या होता है कि जो दोनों नीज है वो पास में आ जाते हैं। कॉजेज़ क्या है इसके, आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो, कैल्शियम नहीं ले रहे हो, फॉस्फोरस नहीं ले रहे हो। ठीक है, रेमेडी क्या है इसकी, इसमें आप कर सकते हो गोमुख आसन कर सकते हो, और आप पिलो रख सकते हो अपने नीज के बीच में। काइफोसिस में आप नेक के नीचे रखते थे बिकॉज वो स्पाइन की आउटवर्ड वाली प्रॉब्लम थी। इसमें नीज की प्रॉब्लम है तो आप पिलो कहाँ रखोगे, दोनों नीज के बीच में रखोगे सोते टाइम। और इसमें गोमुख आसन कर सकते हो, पद्मासन कर सकते हो, ये याद रख लो। देखो, नॉक नीज, पद्मा मतलब पैर, तो याद रखना पद्मासन, गोमुख आसन। बोलेक्स जो है बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, नॉक नीज क्या होता है, आपके दोनों नीज एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। बोलेक्स में क्या होता है कि आपके दोनों नीज एक दूसरे से क्या होता है, दूर हो जाते हैं। इसका प्रॉब्लम कि इसमें भी अगेन आप विटामिन डी नहीं ले रहे हो, आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो, फॉस्फोरस नहीं ले रहे हो, ओबेसिटी हो गई। ठीक है, इसकी रेमेडी क्या है, इसमें आप चक्र आसन कर सकते हो, चक्र आसन से जुड़ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, फिर विटामिन डी डाल सकते हो, बैलेंस डाइट कर सकते हो। ठीक है, वही सब। राउंड शोल्डर बेसिकली तब होता है जब आप जो है ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हो या फिर कोई इनएप्रोप्रिएट पोस्चर पे आप लेट जाओ, सो जाओ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो शोल्डर है वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो अगेन ये जेनेटिक्स भी हो सकते हैं या फिर आपकी कोई हिप में प्रॉब्लम हो, उससे भी हो जाता है। ठीक है, बैड पोस्चर है आपका, जेनेटिक्स में प्रॉब्लम हो गया, और क्या 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 है, वही सब मैंने बताया था। मेन ये है कि आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे टाइम गलत पोस्चर पे आ जाते हो, गलत पोस्चर आप लेटर टाइम यूज़ कर लेते हो, जेनेटिक्स में ज़्यादा है। ठीक है, रेमेडी कैसे, इसमें आप पुलअप्स, इसमें भी हम पुलअप्स करते थे ना, कहाँ गया, इस पर हम स्कॉलरशिप में भी हम पुलअप्स करते हैं और राउंड शोल्डर में भी हम पुलअप्स करते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम चक्रासन इसमें भी कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं राउंड शोल्डर में। ठीक है, अब आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या हो जाता है कि हमारा जो फुट है इसके बीच में क्या होता है, कर्व होता है। इसमें क्या हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, या ना जेनेटिक हो सकता है, इम्प्रॉपर पोस्चर पे आप लेट गए, सो गए, खा गए, वही सब चीज़ें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टोस के ऊपर चलना सीखें। ठीक है, अपने शूज़ को चेंज करें, शू के सोल को चेंज करें, हील्स पे चले। ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन ले ताकि ओबेसिटी कम हो सके, वही सब, स्किपिंग, जंपिंग। अच्छा, चैप्टर में वुमेन का भी नाम दे रखा था तो वुमेन का भी कुछ काम होगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम थी। एक तो सोसाइटल जो स्टीरियोटाइप्स थे कि भैया वुमेन जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वुमेन को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता था कि वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। फिर वुमेन को थोड़ा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती, उन्हें बहुत पेन होता है तो वो बीच में क्विट कर लेती है। प्रॉपर एजुकेशन नहीं है सोसाइटी में जिसकी वजह से क्या हुआ, वुमेन जो है आगे नहीं बढ़ पाई पहले। उसके अलावा क्या है कि मैरिज का बहुत प्रेशर होता है कि पेरेंट्स सोचते कि मैरिज करके सेटल होना है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब वुमेन का पार्टिसिपेशन करने से वुमेन को क्या फ़ायदा होता है, फिजिकल बेनिफिट बहुत सारे हैं कि फिजिकल फिटनेस बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, एंडोरेंस बढ़ गई, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजिकल कि भैया मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब पे रिलीफ मिलता है, हमारे मूड बहुत अच्छा हो जाता है। और स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो उनका मूड में जो डिस्टर्बेंस आते हैं उनको, इससे उनको क्या मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। अच्छा डाइट लेने से माइंड शांत रहता है, वही सब चीज़ें। सोशल बेनिफिट में बहुत सारे, कि आप अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हो, दोस्त बना पाते हो, दूसरों से इंटरेक्ट कर पाते हो, अपनी एक इमेज बन जाती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आने लग जाता है, वही सब चीज़ें। मीनार क्या होता है, बेसिकली जब वुमेन की पहली ब्लीडिंग होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, 9 से 16 साल की एज में जब वुमेन की पहली ब्लीडिंग होती है तो सब मीनार बोलते हैं। ठीक है, और अगर वुमेन उस टाइम पर न्यूट्रिशन अच्छे से ले रही है, सपोर्ट ले रही है डाइटिशियन के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, तो वो इस फेज़ को मतलब आसानी से तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक तरीके से पास कर सकती है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है, आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो हर अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ होता है। ठीक है, बट अगर किसी मंथ पे वो स्किप हो गया या फिर वो इरेगुलर हो गया, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन की जो टाइमिंग्स है वो क्या हो गई, इरेगुलर हो गई, आगे पीछे हो गई, तो उसे हम मेंस्ट्रुअल डिसइंफेक्शन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वुमेन जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैटिक हो जाता है, वो ठीक से काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। एंड स्पेशली फॉर स्पोर्ट्स वुमेन ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है बिकॉज इससे उनके स्पोर्ट्स के करियर पे भी फ़र्क पड़ता है, वो ठीक से गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती।
ठीक है। तो इस टाइम पे वुमेन को क्लीननेस पे ध्यान देना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, वही सब चीज़ें। अब हम कुछ डिजीज़ पढ़ेंगे जो वुमेन के अंदर होती है, मतलब अंदर होती है, इसका मतलब ये नहीं जनरल होती है, अगर हो जाए तो। एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, वुमेन के बोन के अंदर की जो है डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब कि वुमेन की जो बोन है वो कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो आसानी से इसकी वजह से वो फिज़िकल मूवमेंट नहीं कर पाती, ठीक से एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाती है। तो इससे तो जो स्पोर्ट्स वुमेन का करियर है वो तो बहुत ज़्यादा डेंजर पे आ जाता है, और इससे आसानी से बोन फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। फिर एक है एमेनोरिया जो एक ऐसी डिज़ीज़ है, मतलब डिज़ीज़ एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती है वो वेट लॉस करने के चक्कर में वो खाना बंद कर देती है और एक्सरसाइज करती रहती है। इससे क्या होता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का एक कॉज़ है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहो, कम खाते हो, इससे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ख़राब हो जाती है, फिर अगेन वही स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, वही सब चीज़ें होने लग जाती है। ठीक है, और क्या होता है, हेयर लॉस होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है। ठीक है, विजन में प्रॉब्लम हो जाती है, डेफनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो वुमेन होती है इसमें क्या होती है कि बहुत ही कम कैलोरी ले रही होती है। ठीक है, मतलब वो इनफ जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रही होती है, विटामिन्स नहीं ले रही होती है, फैट्स ये सब थोड़ा कैलोरी ज़्यादा ले रही होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उससे इनकी मेंटल इलनेस हो जाती है, फिजिकल मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, वही सब चीज़। तो इसके साथ दोनों चैप्टर ख़त्म होते हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में विद न्यू 2 चैप्टर्स।